अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जी आप खैर आफियत के साथ होंगे। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज का हमारा आर्टिकल है जी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो हमने 3 या 4 कॉन्सेप्ट के साथ देखनी है। इसका मेजर रोल जो है जी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 के साथ है, डेरिवेटिव के साथ है, तो वो मैं लास्ट पे इसको इंटरलिंक करूँगा। आज हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की स्लोप देखनी है विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनेशन की हेल्प से। तो ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, इंक्लिनेशन क्या होती है। तो देखिए, हम स्लोप को समझने से पहले इंक्लिनेशन के ऊपर बहस करते हैं। इंक्लिनेशन क्या है? अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस का एक सिस्टम हो, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट पे डिटेल में देखा था कि ये सिस्टम क्या होता है। इसमें एक मेरे पास ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इंक्लिनेशन क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस है जी। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से जो भी लाइन एंगल बनाती है इसको इंक्लिनेशन कहते हैं। तो इंक्लिनेशन बेसिकली एक एंगल है जो कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं इन काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एंगल अल्फा, जो कि 0 से 180 के दरमियान में होता है, मेजर्ड in counter clockwise direction from positive x-axis is inclination of नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जी, तो इंक्लिनेशन क्या है और इस डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें जरा। इंक्लिनेशन एक एंगल है, जैसे आपको नजर आ रहा है फिगर में, कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। अब ये जो लाइन है आपको नजर आ रही है, इस लाइन के बारे में हमने थोड़ी सी बहस करनी है और यहां पे ये बनने वाले एंगल के ऊपर हमने बात करनी है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन आप ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस जैसी लाइन नहीं है, ये एक्स एक्सिस जैसी लाइन नहीं है। और आप इस लाइन को देखें तो ये ना ही वाई एक्सिस जैसी है, लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि ये वाई एक्सिस जैसी हो सकती है। एक्स एक्सिस जैसी नहीं है, वाई एक्सिस जैसी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? अगर ये लाइन एक्स एक्सिस जैसी होती, ये एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम है, और ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, एक्स एक्सिस जैसी हो जाती, तब हम ये जो एंगल मेजर करते हैं, ये एंगल हमने पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है। तो एक लाइन दूसरी लाइन के साथ अगर वो पैरेलल हो तो एंगल 0 बनाती है, तो हम कहेंगे कि इसका एंगल 0 है, 0 डिग्री। और इसी तरीके से इस लाइन को हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं ये कह दूं कि लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ये एंगल 0 नहीं बना सकती, बाकी तो वो 180 तक कोई भी एंगल बना देती है। तो यहां पे जरा ध्यान से देखें, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है, और मैंने इसलिए ये वर्ड यूज किया है क्योंकि आपकी बुक ये वर्ड यूज कर रही है कि मैं इंक्लिनेशन देख रहा हूं उस लाइन की जो नॉन हॉरिजॉन्टल है। तो नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस जैसी नहीं है,
और अगर वो लाइन एक्स एक्सिस जैसी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो एंगल जीरो नहीं बना सकती, इसलिए मैंने जीरो के नीचे यहाँ पे लाइन नहीं लगाई हुई। और 180 का मतलब भी वही लाइन होती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 0 से 180 के दरमियान में एंगल रख रहा हूँ। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इंक्लिनेशन जीरो नहीं आ सकती, इंक्लिनेशन जीरो आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें वर्ड भी यूज करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो क्योंकि यहां पे आपकी डेफिनेशन में लफ्ज यूज किया हुआ है नॉन हॉरिजॉन्टल का, इसका मतलब एंगल हॉरिजॉन्टल जैसा नहीं हो सकता। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल जैसा नहीं हो सकता, इसका मतलब एंगल जीरो नहीं हो सकता। तो ये 0 से 180 के दरमियान में होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप वेक्टर्स के दरमियान में पढ़ते हैं कि वेक्टर में भी एंगल जो है वो 0 से 180 के दरमियान में होता है। लेकिन याद रख लें कि वो दो वेक्टर्स के दरमियान में बात हो रही है। यहां पे एक लाइन है सिंगल, तो वो जो लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 से 180 के दरमियान में होगा। कंडीशन ये है कि वो लाइन कौन सी होनी चाहिए, वो लाइन होनी चाहिए नॉन हॉरिजॉन्टल। और अगर वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसका एंगल जो है वो 0 डिग्री आ जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर से मैं एक केस निकालता हूं, ये 0 से 180 के दरमियान में एक एंगल 90 भी होगा। अगर एक एंगल 90 में लूं तो वो लाइन कैसी होगी, ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का एक सिस्टम है और आपकी जो लाइन है वो वाई एक्सिस जैसी है। ये लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है, क्योंकि हमने तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंगल होगा 90, इसमें हम ये कहेंगे कि इसका एंगल है 90 और इस लाइन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। जीरो से 180 के दरमियान में 90 है। इसका एक और ब्रीफ कॉन्सेप्ट देख लें क्या है। 0 से 180 के दरमियान में जीरो नहीं है, इसका मतलब मैंने नॉन हॉरिजॉन्टल तो लिख दिया, लेकिन मैंने आगे नॉन वर्टिकल नहीं लिखा, क्योंकि नॉन वर्टिकल का मतलब ये होता कि वो 90 एंगल भी नहीं बना सकती। अगर मैं 0 से 180 के दरमियान में लिख रहा हूं तो यहां पे कहीं पे 90 आ रहा है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन की हुई है, यहां पे जो वर्ड यूज किया हुआ है, इसके लिहाज से एंगल सिर्फ जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। इस वजह से यहां पे ये नॉन हॉरिजॉन्टल लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग नॉन हॉरिजॉन्टल ना लिखें, अगर आप लोग सिंपल लाइन लिख दें, तब आपको इस जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन का मतलब तो वो एक्स एक्सिस जैसे भी हो सकती है, वो वाई एक्सिस जैसे भी हो सकती है। और अगर आप लोग वर्ड यूज कर रहे हैं नॉन वर्टिकल का, यहां पे मैं नॉन हॉरिजॉन्टल की बजाय नॉन वर्टिकल लिख दूं, तब आपको जीरो शामिल करना पड़ेगा और इसके अंदर से 90 को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल का मतलब होता है 90 का एंगल। तो ये सारा का सारा काम यहां पे ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसका, तो आपकी बुक की डेफिनेशन में क्योंकि ये वर्ड यूज किए हुए हैं तो इसलिए मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात कर दी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो मैं डेफिनेशन कर रहा हूं, इस डेफिनेशन के मुताबिक जो लाइन है वो एक्स एक्सिस जैसी नहीं हो सकती, इसलिए नॉन हॉरिजॉन्टल का वर्ड लिखा है। और अगर मैं उसको एक्स एक्सिस जैसा कर दूं तो उसकी इंक्लिनेशन जीरो होगी, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और अगर लाइन इसके अंदर से ही केस निकाल दें, अगर मैं 90 एंगल ले लूं, स्पेशल एंगल ले लूं, तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। अब आप जरा देखें कि इंक्लिनेशन फिर क्या हुई। इंक्लिनेशन बेसिकली वो एंगल है जो लाइन, याद रख लें, ये इंक्लिनेशन वो एंगल है जो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है, वो एंगल है। तो आपको स्लोप समझने से पहले इस इंक्लिनेशन के कॉन्सेप्ट डिटेल में पता होने चाहिए क्या है। अगर मैं कहूं कि लाइन एक्स एक्सिस जैसी है तो इंक्लिनेशन जीरो है, एंगल जीरो है। अगर मैं कहूं लाइन वाई एक्सिस जैसी है तो इंक्लिनेशन 90 है। और अगर मैं कहूं ना लाइन एक्स एक्सिस जैसी है ना लाइन वाई एक्सिस जैसी है, तो हम एक एंगल अल्फा जनरेट कर देंगे जैसे आपको नजर आ रहा है। तो हम ये 3 केसेस जो हैं हमें इंक्लिनेशन के बारे में डिटेल बताते हैं। अब जब आपको इंक्लिनेशन का पता चल गया, अब एक और चीज ध्यान से देख लें कि ये जो जीरो से ये जो एंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जी। ये जो एंगल लिखा हुआ है 0 से 180 के दरमियान में, इसके अंदर से अगर मैं इसके 2 सब इंटरवल बनाऊं,
कौन कौन से? एक मैं कर लूं 0 से 90 तक, और एक मैं कर लूं 90 से 180 तक। मैं दो इसके साथ इंटरवल बना लूं, जिसको मैं ऐसे लिख लूं 0 इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेस देन 90, और इसको मैं ऐसे लिख लूं 90 से एंगल बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो याद रख लें, मैं अब यहाँ पे 90, इसके अंदर 90 शामिल है, इधर से तो मैं 90 भी नहीं ले रहा, मैंने जो सब इंटरवल किए हैं उसमें से मैं एक अल्फ़ा जो है वो 90 बाय निकाल लेता हूँ। इसके अंदर एक 90 आएगा ना, वो 90 में बाय निकाल लेता हूँ, और 90 को मैं अलग से डील करता हूँ, बाकी दो सब इंटरवल बना लेता हूँ जिसमें 90 शामिल नहीं है। अल्फ़ा अगर 90 हो तो आपको क्लियर पता है कि अल्फ़ा 90 का मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी। अगर 0 से 90 के दरमियान में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कैन राइट इट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब हम ये कहेंगे कि एंगल आपके पास हमेशा ही एक्यूट बनेगा। हम कहेंगे अल्फा इज एक्यूट एंगल, एंगल हमेशा ही एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 होगा। और अगर मैं इधर आऊं तो ये 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको आप लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है बात, तो यहाँ पे कहेंगे जो अल्फा है इज हमेशा ही ऑब्ट्यूस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखें, ये आपको स्लोप के एंट्री टेस्ट के लेवल को समझने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इंक्लिनेशन का डायरेक्ट कंसर्न स्लोप के साथ है। अब आते हैं स्लोप के साथ कैसे है। मैं इंक्लिनेशन बताने के बाद स्लोप की तरफ को जा रहा हूं जी। स्लोप क्या होती है देखें, तो स्लोप जो है ऑब्ट्यूस जो होता है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। अब स्लोप क्या होती है देखें जरा ध्यान से, स्लोप क्या होती है। स्लोप की हम दो डेफिनेशन करते हैं अलग अलग, और दोनों डेफिनेशंस को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं बाद में। कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास जनाब एक झूला है, वो आजकल पार्क वगैरह में अभी भी ये लगे हुए होंगे। ये स्लाइड है जी, आपको नजर आ रही है स्लाइड है। यहां पे एक पर्सन है जी, बच्चा है छोटा, तो वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वो स्लाइड लेना चाहता है, तो वो यहाँ से स्लाइड लेके नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ गया। अब उसके साथ एक और है, तो ये चाहता है कि मैं जनाब उससे पहले एक मरतबा दोबारा जो है वो झूले के ऊपर चढ़ जाऊं, झूले के ऊपर जाना चाहता हूं, तो ये भागेगा यहां से रन करेगा, इसको हम कहेंगे रन। जब भी आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं इसको कहते हैं रन। तो ये दौड़ लगाकर फास्ट स्पीड में दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा और बाद में ये ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो ऊपर की तरफ को जा रहा है इसको कहते हैं राइज। जैसे आप लोग पढ़ते हैं राइजिंग द सन, ऊपर की तरफ को जाना, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये राइज हो गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक, कि वो जब यहां पे था तो वो भागा है पहले, फिर ऊपर गया है, फिर यहां पे आया है, फिर उसने चक्कर पूरा किया है। इससे अच्छा ये नहीं था कि वो इस तरफ से ही ऊपर को चला जाता, वो इस तरफ से ही स्लाइड की तरफ से ऊपर को चला जाता। लेकिन ये स्लाइड की तरफ से ऊपर को जाना उसको महंगा पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टीप पर है। मैं चाहता हूं कि उसकी स्टीपनेस फाइंड करूं कि वो कितनी स्टीप पर है। मैं स्टीपनेस फाइंड करना चाहता हूं कि ये टेढ़ी कितनी है, ढलान कितनी है इसके अंदर, इसको कहते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या होती है? स्लोप को कहते हैं जनाब स्टीपनेस को मेजर करना, किसी भी लाइन की स्टीपनेस को मेजर करना, इसको कहते हैं स्लोप। अब ये मैं कैसे करूंगा? इस तरफ से जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप पर है, और कितनी स्टीप पर है ये हम निकालते हैं। इसको निकालने के लिए ये जो राइज है इसको ऊपर रखें। अगर मैं देखूं तो ये ट्राइंगल बन रही है आप लोगों के पास, कैन चेक इट, दिस इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है आपके पास। तो मैं इस ट्राइंगल को ज़रा बनाऊं,
तो ऐसे ये ट्राइंगल बने यहाँ पर। अब ये ट्राइंगल में आप इसकी स्टीपनेस चाहते हैं तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस के साथ मैं ये एंगल मेजर कर रहा हूँ, ये अल्फा है, ये इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो आपको ये एंगल पता है, ये है रन और ये है राइज। अब देखें, मैं ये स्टीपनेस निकालना चाहता हूं, तो स्टीपनेस के लिए आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, आप टेन यूज करते हैं। तो जी टेन थीटा इज इक्वल टू राइज, थीटा क्यों कहेंगे, अल्फा कहेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू राइज ओवर रन। और इसमें ये जो अल्फा है ये इंक्लिनेशन है। इससे आपके पास एक डिजिट वैल्यू निकलेगी मेरे पास, जब मैं टेन ले लूंगा अल्फा का या मैं राइज और रन को डिवाइड कर दूंगा, इससे आपके पास जो वैल्यू निकलती है उसको हम m कहते हैं। m का मतलब है स्लोप, और स्लोप आपको क्या बताती है, स्लोप आपको बताती है कि ये स्लाइड की स्टीपनेस कितनी है, ये कितनी स्टीपर है। तो ये आपने डिटेल में स्लोप देख ली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से आप स्लोप देख चुके हैं। लेकिन देखिए जरा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तो स्लोप m बराबर होती है, tan ले लेना है आपने, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होगी प्यारे बच्चों तो कोई एंगल भी होगा, उस एंगल को आप क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। आप फौरन ही इंक्लिनेशन निकाल लें, उस इंक्लिनेशन का tan ले लें, यहां पे मैं इंक्लिनेशन लिख देता हूं, इंक्लिनेशन का tan लेने से मेरे पास स्लोप आ जाती है। तो आए जरा हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में इकट्ठा करते हैं। अगर आप लोगों के पास एक लाइन हो और आप उसका एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर लें, तो वो आपके पास इंक्लिनेशन होगी, और उस इंक्लिनेशन का अगर मैं tan ले लूं तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी। तो स्लोप और इंक्लिनेशन आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि आप इंक्लिनेशन का tan लेने से स्लोप निकालते हैं। तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख देता हूं। ये डेफिनेशन क्या होगी, देखें, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। ये ले, तो ये आप दोनों कॉन्सेप्ट अपने देख चुके हैं। अब ये तो मैंने m देखे, m इसके इक्वल भी है, m इसके इक्वल भी है, तो मैंने m जो है वो इसके साथ आपको रिलेट करके बता दिया कि इंक्लिनेशन का tan ले लें तो स्लोप आ जाएगी। अब m का इसके साथ भी एक रिलेशन है, और बाद में दोनों को ऐसे इकट्ठा कर देंगे। m का इसके साथ क्या रिलेशन है हम वो देखें। तो देखें, एक दूसरे तरीके से स्लोप की तरफ को जाने की कोशिश करते हैं। देखें, एन अदर वे, या लिखें स्लोप ऑफ लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स, जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या मतलब है इसका प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि आपके पास एक, ध्यान से समझना, आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का एक सिस्टम है, और आपके पास एक लाइन है, उस लाइन की आपको इंक्लिनेशन पता ही नहीं है, तो उसकी हमने स्लोप कैसे निकालनी है ये हमने सीखना है। तो मैं यहां पे 2 रास्ते बना देता हूं। पहला मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, कि इस लाइन का मुझे एंगल पता हो, इस लाइन की मुझे इंक्लिनेशन पता हो,
तो मुझे उस एंगल का tan लेना है, तो स्लोप आ जाएगी। और दूसरी तरफ जाएं, अगर मेरे पास इस लाइन की इंक्लिनेशन नहीं है, इस लाइन का एंगल ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, तो फिर मैं क्या करूंगा? देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है मेरे पास x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास Q कह लें, x2 और y2। तो मुझे बताएं जरा, देखें मैं बिना इंक्लिनेशन के भी स्लोप निकाल देता हूं। वो कैसे? आपको दोनों आने चाहिए। आप इससे परपेंडिकुलर गिराएं। जब मैं इससे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू मेरे पास होगी, क्या होगी? x1। और जब मैं उस तरफ परपेंडिकुलर, आपको पता है ये टेक्निक मैं छोड़ नहीं रहा, मैंने चैप्टर 4 से ये प्रोजेक्शन गिराने स्टार्ट किए हुए हैं, और मैंने डिस्टेंस फार्मूला इससे प्रूव किया, आपके क्वेश्चन इससे प्रूव किया। अगर याद हो तो हमने ट्रांसलेशन इससे निकाली, रोटेशन में हम चीजें डिफरेंट कर गए, और फिर हमने एक फिगर में ट्रांसलेशन रोटेशन को इकट्ठा किया। तो प्रोजेक्शन की हेल्प से सारा काम कर रहे हैं। तो जो पॉइंट गिवन है, अगर आप उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराएं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएं, तो वो x1 की वैल्यू, x की वैल्यू, और ये वैल्यू होगी y1 की, जैसे आपको नजर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराऊं प्यारे बच्चों, तो यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू होगी मेरे पास x2 की, और इधर से मैं यहां पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू मेरे पास होगी y2 की। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं ये निकालूं जो बाकी बच गया। शुरू से मैं यही काम कर रहा हूं, ये निकालना चाहता हूं, इतना हिस्सा जो बाकी बचा। तो इतना हिस्सा मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं टोटल के अंदर से इतना हिस्सा माइनस कर दूंगा। मतलब ये मेरे पास हुआ x2 माइनस x1। और इसी तरीके से अगर मेरे पास ये वाला हिस्सा इतना y1 है और ये टोटल y2 है, और मैं ये इतना हिस्सा निकालना चाहता हूं, ये जो बाकी बच गया है सिर्फ इतना हिस्सा, तो ये क्या होगा? टोटल के अंदर से इतना माइनस कर दें तो ये होगा y2 माइनस y1। इतना हिस्सा आप लोगों के पास आ गया। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये देखें ये वाला, तो जितना ये है उतना ही ये है। इसका मतलब ये इतना हिस्सा भी आपके पास यही होगा, ये है x2 माइनस x1। और इतना हिस्सा निकालना चाहता हूं, तो इतना हिस्सा वही है जो ये वाला हिस्सा है। देख लें इधर y2 माइनस y1, तो ये वाला भी हिस्सा होगा, इतना हिस्सा मेरे पास होगा y2 माइनस y1। और यकीनन यहां पे कोई एंगल होगा, वो एंगल ही का मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो वो एंगल कितना है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस लाइन के साथ एंगल बना रहा हूं अल्फा का, ये लाइन एक्स एक्सिस जैसी है, तो यही समझना है कि मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हूं। और डडुओ इस ट्राइंगल को बाहर निकालें, तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। देखें ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है ये, और मुझे इधर वाली वैल्यू का भी पता है, ये वैल्यू है x2 माइनस x1, और ये वैल्यू को भी पता है, ये वैल्यू है y2 माइनस y1। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ को दौड़ लगाने को कहते हैं रन। तो ये है जी रन, और ये वाला हिस्सा है राइज। तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। वी नो, हमने अभी देखा डेफिनेशन में कि स्लोप होती है राइज ओवर रन। तो राइज मेरे पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये भी स्लोप को निकालने का तरीका आ गया। ये स्लोप को निकालने का वो तरीका है प्यारे बच्चों जिसमें आप लोगों के पास इंक्लिनेशन दी ही नहीं हुई बल्कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो बहुत सौखा काम है, आप y के अंदर से y वाला माइनस कर दें, x के अंदर से x वाला माइनस कर दें, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। अब स्लोप m जो है वो इसके भी इक्वल है, और स्लोप m जो है वो इसके भी इक्वल है।
tan अल्फा के इंक्लिनेशन के। तो यहां से मैं दोनों फार्मूले अगर इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पे लिखता हूं जी देयरफॉर, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे, रिजल्ट ये बना कि जो स्लोप होता है वो इंक्लिनेशन का tan लेने से भी आता है। अगर इंक्लिनेशन पता हो तो उसका tan लेने से भी स्लोप आ जाती है, और अगर आपको इंक्लिनेशन का नहीं पता, 2 पॉइंट्स का पता है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला है मेरे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये मैंने एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ प्रूफ कर दी चीजें कि जनाब स्लोप क्या होती है। अब हमें स्लोप के बारे में सब कुछ पता है। स्लोप इंक्लिनेशन के साथ क्या होती है, tan ले लेना है, और स्लोप बिना इंक्लिनेशन के अगर 2 पॉइंट्स दिए हों उसके साथ क्या होती है तो हमें वो भी पता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब एक चीज का ख्याल रख लें, यहां से आपने अभी पढ़ा, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपने अभी पढ़ा कि जो m है ये ले, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नहीं जी, आपने पढ़ा स्लोप बराबर होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड है, इसके रिलेटेड। तो ये आपके पास होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप होती है। ले, अगर मैं ऊपर वाला चेंज कर दूं, ये y2 माइनस y1 है, मैं y1 माइनस y2 कर दूं, और नीचे वाला मैं चेंज ही ना करूं, और आप इसको माने कि ये स्लोप होती है, तो ये गलत है। स्लोप में y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। और अगर मैं ऊपर वाला चेंज ना करूं, उल्टा काम करूं, ऊपर वाला चेंज ना करूं, वो वैसे लिखा रह लूं y2 माइनस y1, और नीचे वाला चेंज कर दूं, ये हो जाए x1 माइनस x2, तो ये भी स्लोप नहीं होती, ये भी स्लोप नहीं होती। तो ये पॉइंट याद रखें, ये पॉइंट याद रखें, और एक बहुत अहम पॉइंट याद रखें, वो क्या है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि मैं ऊपर वाले के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लूं, ऊपर वाले के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लूं, और मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो y1 प्लस का हो जाएगा, और y2 किसका हो जाएगा, माइनस का, और नीचे वाले के अंदर से भी माइनस कॉमन निकाल लूं तो x1 प्लस का हो जाएगा और x2 माइनस का हो जाएगा। तो ये तो सही है स्लोप। इसका मतलब अगर आप दोनों को इकट्ठा चेंज कर दें वो ठीक है। तो दोनों को इकट्ठा चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे वाले को चेंज नहीं किया तो गलत है, और अगर आपने नीचे वाले को चेंज किया, ऊपर वाले को चेंज नहीं किया तब भी गलत है। करना है तो दोनों को चेंज करना है, नहीं तो किसी को चेंज नहीं करना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुका हूं। इस डेफिनेशन में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि हमें पता है, वी नो, वो क्या है कि स्लोप जो होती है वो बराबर होती है tan, इंक्लिनेशन का tan लेना, ये भी स्लोप होती है। अगर खुदा न खास्ता आपको, ये स्पेशल केस है जी, इसका बहुत स्पेशल केस है, अगर इंक्लिनेशन 90 हो जाए, इंक्लिनेशन 90 किसकी होती है, इंक्लिनेशन 90 वर्टिकल लाइन की होती है। अगर वर्टिकल लाइन हो जाए और आप इसकी स्लोप निकालें तो आपने तो इंक्लिनेशन का tan लेना है। तो जब आप tan 90 लेते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसका मतलब यह है कि आप लिख लें कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप m ऑफ वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होती है, इज नॉट डिफाइंड। तो ये है जी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सिर्फ वो पॉइंट्स हैं
जो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं और आपके बोर्ड के पेपर में या आपकी एक्सरसाइज में ये चीजें यूज होती हैं, सिर्फ वही पॉइंट्स हैं। मैं एंट्री टेस्ट की तरफ को गया ही